अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम डेंटल बॉक्स। दिस इज़ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लिनिकल सिनेरियोज डिस्कस करेंगे और जो कॉमनली हमें क्लिनिकल कंप्लेंट्स आती हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड गिविंग गुड फीडबैक। टूवर्ड द फर्स्ट क्लिनिकल सिनेरियो और द क्लिनिकल कंप्लेंट्स जो मोस्टली हमारे पास आती हैं। अब ये कंप्लेंट्स भी हैं और ये क्लिनिकल सिनेरियोज़ के तौर पे हमारे से इंटरव्यू में या वाइवा में पूछे जाते हैं। ये कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट इज़ द कॉज ऑफ आरसीटी फेलियर। अब इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक पेशेंट आया है, इस तरह से वो सिनेरियो अपना क्रिएट करता है कि एक पेशेंट है, उसके हमने 2 महीने पहले उसकी हमने आरसीटी की थी, लेकिन अब वो आया है विद द कंप्लेंट ऑफ आरसीटी फेलियर, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं आरसीटी फेलियर के। कॉजेज़ उसने हमारे से इनफैक्ट पूछे हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहना कि सारा मसला पेशेंट का है या सारा मसला हमारे एंड पे। हमने कहना है कि माइट बी डेंटिस्ट के एंड से कोई मसला हो सकता है, माइट भी पेशेंट के एंड से कोई मसला हो सकता है। आपने अब पेशेंट के एंड से मसला क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसने आरसीटी के फ़ौरन बाद कुछ हार्ड चीज़ च्यू कर ली हो उस साइड से, ठीक है। उस साइड से खाना ज़्यादा शुरू कर दिया उसने आरसीटी के फ़ौरन बाद। उसने जो है अपना क्राउन है वो काफ़ी टाइम बाद लगवाया हो, फ़ौरन बाद ना लगवा लिया। हालांकि हम पेशेंट कहते हैं 2 हफ्ते के बाद क्राउन लगवा लेना चाहिए। हो सकता है उसने क्राउन बहुत अरसे बाद लगवाया हो, ठीक है। ये हो सकता है उसने कोई हार्ड चीज़ च्यू कर ली हो, ये हो सकता है, या कोई टूट गया हो दांत, हार्ड चीज़ च्यू की है तो वो दांत ब्रेक हो गया, इस वजह से भी आरसीटी फेलियर हो सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह के पेशेंट के एंड से सारी बातें बतानी है। डेंटिस्ट के एंड से क्या हो सकता है आरसीटी फेलियर में? हो सकता है कि हमारी क्लीनिंग एंड शेपिंग ना सही हुई हो। क्लीनिंग एंड शेपिंग में वाले स्टेज पे थोड़ा सा मसला आ गया हो, ठीक है, ये हो सकता है। या हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट अंदर ब्रेक कर गया, हमें पता ना चला हो। इंस्ट्रूमेंट ब्रेक कर सकता है अंदर, पता ना चला हो हम लोगों को। ये भी तो कॉज हो सकता है ना, कि क्योंकि हम लोगों ने तो करके भी दिया। आज टाइम्स होता है कि फाइल्स हम जो दोबारा बार बार यूज़ कर रहे होते हैं वो नीचे से इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो टूट जाती हैं ड्यूरिंग क्लीनिंग एंड शेपिंग। तो कोशिश करनी है कि जब भी हम आरसीटी करें कि हम लोग या तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी यूज्ड फाइल ना यूज़ करें, नई फाइल्स ले लें, ठीक है। या हो सकता है री इन्फेक्शन हो गया हो ऑफ क्लीन रूट कैनाल सिस्टम। कॉर्नल सील का मसला हो सकता है, वो अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारी आरसीटी फेलियर के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्रोटिक मटेरियल पड़ा हुआ हो अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है, ठीक है। क्लिनिकल कंप्लेंट्स हमारी जो मोस्टली डेली रूटीन में आती हैं, ठीक है। डेंटिस्ट के एंड पे भी मसला हो सकता है, पेशेंट के एंड में मसला हो सकता है। हमेशा ये नहीं कहना कि पेशेंट की ही गलती है या डेंटिस्ट की गलती है, दोनों की गलतियाँ आपने बतानी है वहाँ पर, ठीक है। ये हमने बिल्कुल डेफिनेटिव तो नहीं बता रहे कि ये मसला, हम कहेंगे ये मसले हो सकते हैं, हम बाकी इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो कंप्लेंट हमें पेशेंट की तरफ से आती है, जो देखते हैं हम अपनी डेली क्लिनिकल रूटीन में। अब रीमर्स फ्रैक्चर कर जाते हैं मोस्टली केसेस में। अब वो इंटरव्यू में ये सवाल भी हो सकता है कि कैसे हमने अवॉइड करना है फाइल के फ्रैक्चर ना करें, ठीक है। कौन से प्रोटोकॉल्स हम लेंगे? पहले तो हमने सबसे पहले बात ये करनी है कि जब भी हम किसी दांत की आरसीटी करने लगते हैं तो जो हम पहली फ़ाइल डालेंगे वो हम छोटे नंबर की डालते हैं, 8 की या 10 की, वो हमेशा नहीं होनी चाहिए, न्यू फाइल होनी चाहिए। क्योंकि ये फाइल्स इतनी थिन होती हैं कि ये मोस्टली 2 से 3 दफ़ा यूज़ नहीं होती, इतनी ख़राब हो चुकी है। तो कोशिश करनी है कि 8 और 10 की फ़ाइल हमेशा नहीं हो, ठीक है। जो बाकी फ़ाइल्स हम यूज़ करें वो सिर्फ 2 to 3 पेशेंट्स पे यूज़ करें, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, ठीक है। और फाइल्स को जब हमने यूज़ करना है, हमने कभी भी फोर्स नहीं करना उस फाइल को यूज़ करने से पहले, और हमेशा EDTA यूज़ करना है या सेलाइन यूज़ करना है, ठीक है। EDTA और सेलाइन लाजमी यूज़ करने हैं, ठीक है। नहीं तो वो ड्राई कैनाल में हम अगर ज़ोर से डालते रहेंगे तो फाइल ब्रेकेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमेशा स्मॉल नंबर से शुरू करना है हमने, तो पता चल गया, और रिप्लेस करनी है, फोर्स नहीं करना उस इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। और ये कोशिश करनी है कि डिस्कार्ड कर दो उस इंस्ट्रूमेंट को, 2 से 3 दफ़ा यूज़ हो चुका हुआ है, ठीक है। दिस इज़ ऑल द फैक्टर्स टू अवॉइड द फ्रैक्चर ऑफ फीमर्स। अब अगला हमारी कंप्लेंट ये आती है कि पेशेंट आया है एक हमारे पास, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसको रात से बहुत डल पेन है, ठीक है। उसने कुछ गर्म पानी पिया था, उसके बाद से पेन शुरू हो गया, उसको पता नहीं चल रहा कौन से दांत में पेन है, ठीक है। अब ये सारा सिनेरियो हमारे पास क्लियर है। पेन है, कॉन्टिन्यूस है और हॉट वाटर से है, ठीक है। हॉट वाटर से पेन है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और डल पेन है। ये सारे तो फीचर्स हमें पता है, ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की हैं, उसमें हम लोकेट नहीं कर पाते, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड से पेन हो, और अगर तो पेशेंट के पेन थी और ख़त्म हो गई मुझे, ठीक है,
ख़त्म हो गई और शार्प पेन थी, भी वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम्स हैं। ठीक है, इस दफ़ा बिल्कुल डेफिनेटिव हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गर्म पानी से उसको दर्द शुरू हुई है और कॉन्टीन्यूस है पेन, डल पेन है और वो लोकेट भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का स्ट्रेट ऑफ सिम्टम है, तो हमने बता दें कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के सिम्टम है, तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। ठीक है, अगला इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे से एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि हम आरसीटी करने लगे हैं पेशेंट की, आरसीटी हमने करने लगे, हमने कैनाल पल्प चैम्बर एक्सपोज की है और हम अब फाइलिंग करने लगे हैं, तो फाइलिंग ही नहीं हो रही। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, फाइल्स डाल रहे हैं बार बार, पर रूट कैनाल का तो ब्लॉकेज आ रहा है आगे से, तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ हो सकती है जो कैनाल को ब्लॉक करती है। तो आपने वहाँ बताने हैं कि हो सकता है कि परफोरेशन हो गई हो, इतना हम लोगों ने फोर्सफुली डाला है उसको, तो हो सकता है परफोरेशन हो गई हो, कोई लेज फॉर्मेशन हो गई हो, कोई जिपिंग हो गई हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और या तो हम इस तरह से है कि हम EDTA या हम लोग सेलाइन वगैरह नहीं यूज़ कर रही, कोई लुब्रिकेंट नहीं यूज़ कर रहे, ऐसे ही फाइल्स घुसा रहे हैं, तो हो सकता है इस तरह से भी इशू आ जाता है एट टाइम्स। ठीक है, या डेंटिन के टिप्स पड़े हुए हैं अंदर, डेंटिन के रेमिनेंट्स पड़े हुए हैं, स्मेयर लेयर हमने सही तरह रिमूव नहीं की। ठीक है, या स्मॉल फाइल से हमने शुरू नहीं किया, इस वजह से ये ब्लॉकेज हो सकती है। तो ये फैक्टर्स हमने वहाँ बताने हैं। ठीक है, अब अगला हमारा इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये है कि इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपने पेशेंट की कॉम्पोजिट फिलिंग कर दी है। ठीक है, अब अपने कॉम्पोजिट फिलिंग के बाद पेशेंट को क्या पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, अब ये होता है कि अब डिपेंड करते हैं इंटीरियर दांत की हमने किया या पोस्टीरियर दांत की किया। इंटीरियर दांत की जब हम करते हैं तो पेशेंट से कहते हैं कि ये आपने इस दांत से बाइट कभी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि जब इंटीरियर दांतों में होती हैं तो पेशेंट को मुस्लिम यही कहते हैं कि दांत सिर्फ हाथी के दांत जैसे सिर्फ दिखाने के दांत हैं, खाने के दांत नहीं है। ठीक है, अगर तो इंटीरियर पे हमने किया है तो उस दांत से आपने कभी बाइट नहीं करना, क्योंकि स्टैटिक्स के लिए हम सिर्फ करते हैं और इतना कॉम्पोजिट में हिम्मत नहीं होती कि वो इतना स्ट्रेस को बेयर कर सके, इसलिए पोस्टीरियर्स में बहुत, अब तो चले हम कर लेते हैं, पहले होता था कि पोस्टीरियर में नहीं होता था, अब तो कॉम्पोजिट की बहुत अच्छी अच्छी टाइप्स आ गई हैं तो हम पोस्टीरियर में कर देते हैं। पहले पोस्टीरियर में अमेलगम ही रिकमेंड होता था, अभी भी बहुत से क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में अमेलगम ही होते हैं। जब हम इंटीरियर करते हैं तो वो सिर्फ स्टैटिक्स के लिए होती है, दिखाने के लिए होती है, उससे हमने पेशेंट कह रहे हैं आपने बाइट नहीं करना। ठीक है, और 24 आवर्स के लिए आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना। ठीक है, और ना ही कोई स्टिकी चीज़ लेनी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोई फ्लेवर्ड जो होता है ना ड्रिंक वो नहीं लेना, क्योंकि होता है एट टाइम्स के कॉम्पोजिट जो वाइट कलर का होता है उस पर वो कलर ले लेता है उस चीज़ का। ठीक है, पोस्टीरियर अगर हमने की है तो हमने उसे कहना आपने इस साइड से च्यू नहीं करना 24 आवर्स के लिए। ठीक है, च्यू नहीं करना, कुछ आपने भी इसमें पोस्टीरियर में भी ये होता है कि फ्लेवर्ड ड्रिंक्स नहीं लेने। ठीक है, 24 आवर्स के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा हमने कॉम्पोजिट है, दांत ज़्यादा टूटा हुआ था, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन हमने किए, तो होस्ट पेशेंट से कहना है कि अगर तो वो सही जा रहा है कुछ अरसे के बाद तो बाद में आप कभी क्राउनिंग करा लें। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आपने आरसीटी के ऊपर की है तो जाहिर बात है क्राउनिंग तो ऑब्वियसली होगी कि उसके ऊपर आपने क्राउन लाजमी कराना है, ये इतनी स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास आया कि 35 ईयर ओल्ड फीमेल है। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिस्कलरेशन ऑफ अपर राइट सेंट्रल इंसाइजर है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर चेंज होता जा रहा है, 2 साल से हो गया उसको देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, पर पेशेंट कोई पेन नहीं है, बस मसला क्या है, फिर पेशेंट को पसंद नहीं है, स्टैटिकली नॉट प्लीजिंग। ठीक है, अब हम कैसे ऐसे केसेस को डील करें। ऐसे केसेस, अब सवाल हमारे बिल्कुल सामने है कि इसमें वो पूछना चाह रहा है कि कौन से हम लोग डिस्कलरेशन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने उसको बता देना है कि डिस्कलरेशन है तो हम उसमें हम ब्लीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसमें माइक्रो या मैक्रो अब्रेजन कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वेनियर्स का ट्रीटमेंट होता है या हमारे पास पोर्सिलिन क्राउन्स होते हैं। ठीक है, ये सारा सिनेरियो बता रहा है कि उसको वैसे कोई मसला नहीं, वो मसला नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई कुछ, सिर्फ ग्रेजुअल डिस्कलरेशन से उसको इशू है, तो हमने डिस्कलरेशन ट्रीट करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड इसमें पोर्सिलिन क्राउन्स होते हैं और बाकी ये सारा ट्रीटमेंट है। ठीक है, आपने बिल्कुल सीधी बात करनी, जब पूरा सिनेरियो क्लियर है तो आपने ये नहीं कहना कि कोई पल्प में मसला हो सकता है, कोई दांत के किसी और हिस्से में कोई मसला, आपने सीधे स्ट्रेट पे बताना है कि डिस्कलरेशन है, उसको मसला भी उससे हम उसको ट्रीट कर देंगे, दैट्स ऑल। ओके, इन दिस क्वेश्चन ऐसा सिनेरियो आया है कि 50 year old male complains of discomfort in lower molar on chewing and biting in 1 2, that is the lower molar, right? That is restored 3 years back and the pain is sharp for few minutes. Now just focus on the age of the patient and chewing pain only on chewing and biting only in 1 teeth and that is restored 3 years back, right? अब ये बहुत क्लियर सिनेरियो हमारे पास, चूइंग और बाइटिंग पे पेन है एक ही दांत में। ठीक है, उस दांत में जो कि ऑलरेडी रिस्टोर हुआ है और वो पेन भी शार्प है। ये सारे सिम्टम्स हमें दे रहा है क्रैक टूथ सिंड्रोम के। ठीक है,
क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर तो होता कि पेन है सिर्फ उसको पता नहीं चल रहा कौन से दांत में है, तो फिर हम डीडी दे देते अपना, जो कि हमारे पास होता इरिवर्सिबल पल्पाइटिस या रिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है। रिकरेंट कैरीज भी हो सकता था, या एटिपिकल फेशियल पेन। अब उसने बिल्कुल क्लियर हमें सारा सिनेरियो दिया है कि 50 ईयर मेल है जिसको पेन हो रही है, शार्प पेन है एक ही दांत पे और बाइटिंग पे हो रही है, ठीक है। अब क्रैक टूथ सिंड्रोम के ये ऑब्वियसली सारे सिम्टम्स हैं। अब हम लोगों ने कैसे इन्वेस्टिगेशन से हम उनको कहेंगे, जब हमें सवाल दिया जाएगा हम कहेंगे क्रैक टूथ सिंड्रोम है, जिसको हम कंफर्म करते हैं इन्वेस्टिगेशन से। इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं? प्लास्टिक का लंबा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लास्टिक, उसको हम टूथ स्लॉथ कहते हैं। उसको हम लोग जिस दांत में पेशेंट को मसता है ना, उसके हर कस्प पे रखते हैं, पेशेंट से कहते हैं बाइट करे। एक कस्प पे रखते हैं, उसको कहते हैं फिर बाइट करे। पोजिंग जब वो दांत मिलाते हैं, जब बाइट खोलते हैं ना पेशेंट तो उसको दर्द होती है, ठीक है। जब रिलीव करते हैं ना बाइट से तो कुछ मिनट्स के लिए उसको दर्द फिर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इस तरह से जिस कस्प के ऊपर दर्द हो गई उसका मतलब है वो कस्प क्रैक हुआ है वहाँ से, ठीक है। हम फ्रैक्चर लाइन भी कंफर्म कर लेंगे ट्रांस इल्यूमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारा कंफर्म कर लेंगे क्रैक टूथ सिंड्रोम, इसको हम ओक्लूजल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। टूथ स्लॉथ रखेंगे इंडिविजुअल कस्प के ऊपर, पेशेंट से कहेंगे बाइट करें। जब वो बाइट से रिलीज़ करेगा उसको तो वहाँ पे शार्प पेन होती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम क्रैक टूथ सिंड्रोम के हैं, ठीक है। अब वो उसका जो है ट्रीटमेंट प्लान आ जाता है, डिपेंड करता है कि कहाँ एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। अगर तो वो सुप्राजिंजाइवल फ्रैक्चर है, ठीक है, तो हम कस्प को रिमूव करते हैं, वहाँ पे हम कस्पल कोई कवरेज रेस्टोरेशन दे देते हैं जो कि एमलगम है, पोर्सिलीन है, ठीक है। अगर तो सुप्रा है और सुप्राजिंजाइवल है तो हम कस्प को रिमूव करते हैं, रिमूव कस्प, और वहाँ पे हम लोग दे देते हैं रिस्टोर कर देते हैं उसको, ठीक है। एमलगम हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा दांत है और कौन सी कस्प है। एमलगम हो सकता है, कॉम्पोजिट हो सकता है, पोर्सिलीन दे दो, ठीक है। अब अगर तो वो रूट को इन्वॉल्व करे, इतना लंबा फ्रैक्चर हो गया, तो फिर हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर द क्रैक टूथ सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आया सिनेरियो, इससे वो हमें जज करना चाहिए कि हम लोगों को इंजरीज़ का सारा पता है कि नहीं पता। अब 8 ईयर का बच्चा है, ठीक है, 8 साल का बच्चा है, ठीक है। अपर इंसाइजर, 8 साल का बच्चा हिट इज फेस ऑन पूल स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो उसका मुंह लगा है पूल के वॉल के साथ, तो उसका अपर इंसाइजर अपनी जगह पे ही, अपर इंसाइजर इन हिज प्लेस, अपनी अपर इंसाइजर जगह पे ही है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है पेरोनटल लिगामेंट से और हल्की सी मोबिलिटी है उस दांत के अंदर। अब 8 साल का बच्चा है, ये एज हमें बता रही है कि उसका परमानेंट इंसाइजर है ये, ठीक है। डिसिडुअस होता तो हम कहते चलो ठीक है, जो भी मसला उसको इतना कंसर्निंग नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो नया दांत आ जाएगा। 8 साल का बच्चा है, परमानेंट उसका इंसाइजर है, ठीक है, और देखा है हमने कि ब्लीडिंग हो रही है पेरोनटल लिगामेंट के थ्रू और बहुत हल्की सी मोबिलिटी भी है। तो हम लोगों ने क्या है ये कौन सी कंडीशन है? ये सबलेक्सेशन की कंडीशन है, ठीक है, ये सबलेक्सेशन की कंडीशन है। इस तरह से हमने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इज 3-year-old boy, there is a caries, complaint of caries that affect the upper incisors and primary molars only, right? अब हमें पता है कि 3 साल का बच्चा है, उसके में सारे पता होना चाहिए कि 3 साल में कौन कौन से डिसिडुअस टूथ अरेप्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। अब हमारे से पूछा कि टाइप ऑफ केरीज क्या है, ठीक है। ये भी हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि 3 years old चाइल्ड है, बताएं उसमें कौन कौन से डिसिडुअस टूथ अरेप्ट हो चुके हुए हैं। तो एरप्शन सीक्वेंस रट लेना आपने, ठीक है। अब कौन सी टाइप ऑफ केरीज है? अब 3 years का है, अपर इंसाइडर मोलर इफेक्ट हो, तो ऑब्वियसली स्टेट वे आपने कहना है नर्सिंग केरीज है, नर्सिंग केरीज, ठीक है, या अर्ली चाइल्डहुड केरीज भी कह देते हैं इसको हम, अर्ली चाइल्डहुड केरीज, ठीक है। इस तरह के बहुत इजी सिनेरियोज आते हैं, आप बिल्कुल बेसिक को अपना वहाँ पे जवाब देना, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, रॉकेट साइंस भी नहीं पूछते वो आपसे कि पैथोलॉजी कोई हो गई है तो बताएं क्या करना है, कौन सी सर्जरी होगी, मतलब इस तरह के बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो हमें सबको आते हुए होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये सिनेरियोज दे के सिर्फ हमें वो हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंट रहने वहाँ पे और कुछ ना कुछ जवाब दे देने, रिप्रोड्यूस ज़रूर करके आने, ठीक है। अब 8 साल की लड़की है, अगला सिनेरियो है कि 8 साल की लड़की है, उसकी अम्मा परेशान है कि उसके दांत 2 सेंट्रल इंसाइजर के दरम्यान बहुत ज़्यादा फासला है और बाकी सारे दांत भी थोड़े स्पेस्ड हैं, ठीक है। तो क्या आप उसको करेंगे, कैसे आप काउंसल करेंगे उसको, ठीक है। 8-year-old गर्ल मदर वरीड फॉर द मीडियन डायस्टमा। अब 8 साल की बच्ची है, ठीक है, वो मीडियन डायस्टमा की वजह से उसकी अम्मा परेशान है। आपने सीधा ये कहना है कि ये तो होती अगली डकलिंग स्टेज है, अगली डकलिंग
स्टेज। अब आपने ये नहीं वहाँ कह देना कि हम उसका डायस्टमा फिल कर दें कॉम्पोजिट के साथ या कुछ और, आपने एज देखनी है बच्चे की, ठीक है। तो अगली डकलिंग स्टेज में ऐसे ही होता है, स्पेस टीथ होते हैं, जब जैसे जैसे दांत आते रहेंगे तो वैसे वैसे दांत ठीक, बच्चे के दांत ठीक हो जाएंगे। आपने बताना है कि 8 से 12 साल तक ऐसे ही चलेगा, जब तक इसके सारे परमानेंट्स ना आ जाएं तब तक ये ऐसे ही होता है। ये नॉर्मल होता है, सब के साथ होता है, आपने उनको सारा करके भेजना है काउंसल, ठीक है। अगली डकलिंग स्टेज है, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि 50 ईयर ओल्ड मेल है, यूनिलैटरल इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन मोस्टली ऑन शेविंग, पेन इज़ वर्स्ट पेन, इट लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स, राइट। अब आपने देखना है सबसे पहले, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, हम सबसे पहले एज देखनी है, फिर सिम्टम्स की तरफ आना है। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन है, वर्स्ट पेन ऑन शेविंग, सारे सिम्टम्स इतने ऑब्वियस हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मोस्टली 50 ईयर्स से ऊपर होता है, ठीक है। और ये इसकी जो पेन है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है और बहुत वर्स्ट पेन होती है। मोस्टली ऑन शेविंग, पेशेंट कहेगा कि शेविंग में होती है, या मुंह धोऊं तो होती है, हवा लगे तो होती है, ठीक है। और ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है, किसी भी दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोस्टली ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास क्लिनिकल सेटअप्स में कि वो अपने सारे दांत निकलवा चुके होते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही हो, डॉक्टर जागते हैं जिनको एक्स को, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि किस दांत में मसला है, तो वो एक एक दांत को ट्रीट करते कि सारा मुँह का खाली कर देते हैं। असल मसला ये इसका होता है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का होता है, ठीक है। तो ये सिम्टम अगर देगा ना पेशेंट, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन है, वर्स्ट पेन है, जो कि शेविंग में जब करता है तो ज़्यादा होता, उसको तभी होती है, ठीक है, या कोई हवा लगती है, जब मूड होता है तब होती है। तो आपने सीधा सीधा कहना है ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का केस है। किसका केस है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का केस है, और इसको हम ट्रीट करते हैं कार्बामेज़ापीन से, कार्बामेज़ापीन से, ठीक है। कार्बामेज़ापीन हम लोग इसकी डोजेस इसको करते हैं 100 mg से शुरू करते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स देनी है हमने, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी डोज इंक्रीज़ करते हैं, एकदम से इंक्रीज़ नहीं करनी हम लोगों ने इसकी डोज, ठीक है। महीने के बाद 1 मंथ के बाद हम लोगों ने इसकी डोज़ कर देनी है 200 mg, ठीक है, 3 टाइम्स के लिए। फिर हम लोगों ने इसकी डोज़ ऐसा 2 करनी है, फिर हम लोगों ने 3 करते करते जो मैक्सिमम डोज़ है वो इसके हमारे पास 800 mg तक आ जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, और उसकी हम लोगों ने रेगुलर मॉनिटरिंग भी करनी होती है ऐसे पेशेंट की, ठीक है, उसको फॉलोअप पे रखना होता है। ये सिम्टम्स, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन है पेशेंट को, और थोड़े टाइम के लिए होती है, शेविंग पे, मुंह धोने पे, हवा लगने पे, और 50 से ऊपर होगा जो भी होगा, ठीक है। तो आपने कहना ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का ये केस है, ठीक है। अब ये तो बहुत रेयर होता है, पूछें, पर अगर आप लोग वैसे भी देख लें, जो कार्बामेज़ापीन है ये लिवर में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। तो एट टाइम जो पेशेंट ले रहे होते हैं कार्बामेज़ापीन, माइट हेपेटाइटिस हो जाता है, मतलब एट टाइम्स ना, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। ये प्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है, तो हम ऐसे पेशेंट्स के लिए LFTs कराते रहते हैं, ताकि हम लोग सारा उनका जो मेडिकल है वो भी सारा उसका भी फॉलोअप करते रहें, ठीक है।